हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक mRNA। mRNA क्या है? सबसे पहले जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इट मीन्स यह क्या कार्य करेगा? तो यह आनुवंशिक सूचनाओं को या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो कार्य होता है वो mRNA के द्वारा किया जाता है। मैसेंजर आरएनए या इसे कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए। अब ये जो mRNA होता है, इस mRNA का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन अथवा अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन अथवा अनुलेखन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? mRNA का निर्माण होता है। तो mRNA बना किस प्रकार से है? तो डीएनए में अनुलेखन की प्रक्रिया अथवा ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा क्या किसका निर्माण होगा? mRNA का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विरज्जु की संरचना, इस द्विरज्जु की संरचना में से जब mRNA का निर्माण होता है, mRNA का फॉर्मेशन, तब डीएनए की केवल एक रज्जु ही mRNA निर्माण में भाग लेती है। mRNA निर्माण में डीएनए की केवल एक रज्जु भाग लेगी, जिससे क्या होगा? डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ये mRNA जो टर्म थी, ये mRNA टर्म किसके द्वारा दी गई थी? तो mRNA टर्म जो थी वो सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। जो जैकब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले mRNA के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि जो mRNA होता है वो बहुत ही लंबी संरचना होती है या लॉन्ग स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये धागेनुमा संरचना होती है। धागेनुमा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे। और ये जो mRNA की जो संरचना होती है, mRNA की संरचना कैसी होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। सिंगल स्टैंडर्ड एक रज्जुकीय संरचना होती है इस टाइप से। मतलब इसमें केवल 2 ही प्राइम पाए जाएंगे, 5' to 3' प्राइम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड या एक रज्जुकीय संरचना होती है। प्लस इसमें दूसरी इसकी बात करें तो ये कैसी संरचना है? शॉर्ट लाइव्ड होती है या अल्पकालिक, जिसको कहते हैं शॉर्ट लाइव्ड या अल्पकालिक संरचना होती है। अल्पकालिक या शॉर्ट लाइफ से कहने का मतलब क्या है? तो हम जानते हैं कि mRNA जो होता है वो क्या कार्य करता है? ट्रांसलेशन का कार्य करता है अथवा अनुवादन का कार्य करता है। ट्रांसलेशन या अनुवादन करना का कार्य करता है, मतलब mRNA क्या करेगा? ट्रांसलेशन या अनुवादन से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाता है। यह जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है? अनुवादन या ट्रांसलेशन। तो mRNA का कार्य क्या हो गया? अनुवादन करने का कार्य होता है। तो शॉर्ट लाइव्ड क्यों कहा इसको? अब मेन अपनी बात पे आ जाते हैं कि शॉर्ट लाइव्ड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो mRNA होते हैं कुछ अनुवादन या कुछ ट्रांसलेशन करने के बाद ही यह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं या डिग्रेड हो जाते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट लाइव्ड भी इसे कह सकते हैं। अब दूसरी इसकी बात करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए इसमें mRNA के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक सूचना निहित होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या है? तो वही जो हमने देखा mRNA से जो प्रोटीन बनता है, उसी प्रोटीन श्रृंखला का बनना ही क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए इसके पास mRNA के पास क्या होती है? आनुवंशिक सूचना या जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है इसके पास इकट्ठी होती है या निहित होती है। आनुवंशिक सूचना निहित होती है। आनुवंशिक सूचना निहित। तो हमने mRNA के स्ट्रक्चर में देखा कि सबसे पहले ये mRNA टर्म किसके द्वारा दी गई? जैकब और मोनार्ड के द्वारा।
एमआरएनए कैसा है, तो एमआरएनए लंबा प्लस धागेनुमा थ्रेड लाइक होता है, दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड या एकल रज्जु की होता है, और दूसरी बात इसकी नेक्स्ट बात शॉर्ट लाइव्ड होता है। शॉर्ट लाइव्ड बोले तो इसमें यह अनुवादन के जो कार्य करता है वह अनुवादन के कार्य कुछ ही अनुवादन के पश्चात यह नष्ट हो जाता है, इसी कारण इसे को क्या कहते हैं, शॉर्ट लाइव्ड या अल्पकालिक एमआरएनए भी इसे कह सकते हैं। प्लस एक रज्जु के मतलब 5 डेज टू 3 डेज टाइम ही इसको प्रेजेंट होंगे। और दूसरी बात करें इसकी तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के लिए इसमें पास क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करने के लिए इसके पास सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है इसके अंदर निहित होती है। प्लस इसका मोलिकुलर वेट देखें हम या आणविक भार, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना है इसका, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 5 लाख से लगा करके 10 लाख डाल्टन तक होता है। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है, इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो 5 लाख से लगाकर 10 लाख डाल्टन तक आणविक भार होता है। और जो टोटल आरएनए होता है इस टोटल आरएनए का 1 से 5% भाग जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एमआरएनए के द्वारा। तो टोटल आरएनए का कितना भाग बनाता है, ये 1 से 5% भाग बनाता है। ये तो हो गई इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन या सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं कि एमआरएनए होता कहाँ पर है, तो हम बात करते हैं अब एमआरएनए की उपस्थिति या प्रेजेंस की। तो एमआरएनए जो होता है वो सबसे पहले होता कहाँ पर है, केंद्रक के अंदर होता है या न्यूक्लियस के अंदर होता है। एमआरएनए कहाँ उपस्थित है, ये एमआरएनए जो होते हैं ये एमआरएनए कहाँ उपस्थित है, तो ये केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस जो होता है इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर इसकी प्रेजेंस कब होती है, जब इनका सिंथेसाइज या इनका जब संश्लेषण होता है तब इसकी एमआरएनए की जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर होती है। परंतु जब यह अनुवादन या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करते हैं तो अनुवादन के समय ये क्या करेंगे कि सारा का सारा जो केंद्रक एमआरएनए होता है वह केंद्रक से क्या होता है, बाहर आ जाता है। केंद्रक से बाहर कोशिका के अंतर्गत क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक से बाहर आकर ये एमआरएनए कहाँ आ जाएगा, अब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ही कोशिकांग उपस्थित होते हैं, लेकिन सारे ही कोशिका अंगों से नहीं जुड़ करके ये एमआरएनए सिर्फ राइबोसोम्स से जुड़ता है और राइबोसोम से जुड़ करके किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है और प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया करता है। और प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। तो अनुवादन के समय यह क्या कर रहा है, केंद्रक से बाहर आ जाते हैं। अनुवादन के समय केंद्रक से बाहर आकर साइटोप्लाज्म से राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन निर्माण में भाग लेना। ये तो हमने देखा कि एमआरएनए की प्रेजेंस कहाँ होती है, तो एमआरएनए कहाँ उपस्थित है, केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं तो एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो एमआरएनए का निर्माण केवल जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है उस आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की प्रेजेंस में ही एमआरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की उपस्थिति में क्या होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। उपस्थिति में एमआरएनए का निर्माण। यह बात केवल यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसी के लिए लागू होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का कोई भी रोल नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसी में केवल क्या होगा कि एमआरएनए का निर्माण किसकी प्रेजेंस में होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की प्रेजेंट में होगा।
ये तो हमने देखा कि एमआरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं हम कि एमआरएनए जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। एमआरएनए के टाइप्स की बात करते हैं तो एमआरएनए जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए और जो दूसरा होता है वो होता है मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। ये जो फर्स्ट होगा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक, और जो दूसरा होगा मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक क्या है? तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जो होता है वो केवल किस में पाया जाता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाएगा। लेकिन जो मोनोसिस्टोनिक्स होती है वो किस में होती है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। अब पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक्स क्या है? तो ऐसा एमआरएनए जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए, उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए और या उनके बहुलीकरण की आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हों, तो इस प्रकार का एमआरएनए क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो ऐसा एमआरएनए जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। प्रोकैरियोट्स या पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या है? तो ऐसा एमआरएनए जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की क्या होंगी? आनुवंशिक सूचनाएं निहित हो। और मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए क्या है? तो ऐसा एमआरएनए जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है, जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की आनुवंशिक सूचना निहित। टाइप्स की बात कर ली हमने। अब एक चीज़ आती है यहाँ पर, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? तो हम जानते हैं कि जो एमआरएनए होता है वो किससे मिलकर बना है? डीएनए से मिलकर बना है। तो डीएनए का ऐसा खंड या ऐसा कोई भाग जो एमआरएनए के निर्माण में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है, तो वह भाग या वह खंड क्या कहलाएगा? सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो डीएनए का वह खंड जो एमआरएनए निर्माण में भाग ले, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्ट्रॉन होता है वो किसके समतुल्य होता है? जो जीन होता है, जीन के समतुल्य अथवा उसके सिमिलर होता है। तो जीन इज इक्वल टू या सिमिलर टू क्या होगा? सिस्ट्रॉन्स होंगे। तो हम जानते हैं इस प्रकार से कि जो डीएनए होता है वो तो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है इस टाइप से। लेकिन हमने क्या कहा था फर्स्ट में कि जो डीएनए का 2 रज्जु उपस्थित होते हैं जिसमें से एमआरएनए निर्माण में कोई भी एक रज्जु ही भाग लेती है। तो हमने माना कि ये जो प्राइम था वो क्या कर रहा है? एमआरएनए निर्माण में भाग ले रहा है। तो यह खंड क्या होगा? अब इसका क्या कहलाएगा? ये सिस्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये हो गया सिस्ट्रॉन क्या है? तो सिस्ट्रॉन जीन के समतुल्य या जीन के सिमिलर होता है और एमआरएनए के निर्माण में भाग लेने वाला डीएनए का खंड होता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एमआरएनए या एमआरएनए की संरचना की। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए या एमआरएनए की संरचना।
अब देखते हैं कि यहाँ पर 4 खंड उपस्थित होते हैं, जिसमें फर्स्ट का जो भाग होता है वो तो कहलाता है कैप रीजन, और सेकेंड लास्ट जो भाग होता है वो होता है पॉली ए रीजन या पॉली ए टेल जिसको कहते हैं, पॉली ए टेल। अब फर्स्ट भाग कैप और सेकेंड लास्ट का जो भाग होता है उसे कहते हैं पॉली ए टेल कहते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं एमआरएनए की संरचना में क्या होते हैं, इनिशिएशन कोडोन होते हैं, इनिशिएशन कोडोन जिसको हम कहते हैं प्रारंभिक कोडोन, इनिशिएशन कोडोन। हम जानते हैं कि इनिशिएशन कोडोन कौन से होते हैं, एयूजी। एयूजी क्या है, तो ये इनिशिएशन कोडोन होते हैं, एयूजी। एयूजी क्या है, इनिशिएशन कोडोन। और लास्ट की तरफ होते हैं यहाँ पर टर्मिनेशन कोडोन। टर्मिनेशन कोडोन क्या है, तो यह जो कोडिंग रीजन होता है, इस कोडिंग रीजन की प्रक्रिया को क्या करेंगे, लास्ट में उनको समाप्त करने का या समापन करने का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, टर्मिनेशन कोडोन की तरफ से किया जा रहा है। टर्मिनेशन कोडोन कौन कौन से है, तो टर्मिनेशन कोडोन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, UAA, UAG और UGA। UGA। अब ये जो टर्मिनेशन कोडोन होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन भी इनको कह सकते हैं, स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन। अब ये जो भाग था कैप रीजन, कैप रीजन के पास में ये जो क्षेत्र होता है उसको 5' प्राइम, और ये जो होता है पॉली 8L प्राइम, इस प्राइम को 3 टाइम की कह सकते हैं। अब इनिशिएशन कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन में, टर्मिनेशन कोडोन के बीच का जो भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं कोडिंग रीजन या कोडिंग क्षेत्र। अब ये कोडिंग रीजन जो होता है, ये कोडिंग क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो अमीनो अम्ल के लिए जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होती है, ये सारी ही सारी अमीनो अम्ल की आनुवंशिक सूचनाएं कहाँ निहित होती हैं, तो इस कोडिंग रीजन या यही वाला भाग जो होता है, इस कोडिंग रीजन के पास क्या है, तो अमीनो अम्लों के पास में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर कोडिंग रीजन के पास में स्थित होती है। अब यहाँ पर तो हमने देखा ये कोडिंग रीजन था। अब ये जो भाग है कैप से लगाकर इनिशिएशन कोडोन के बीच का, ये कौन सा भाग है, तो ये नॉन कोडिंग रीजन होता है। कौन सा भाग होता है, नॉन कोडिंग रीजन। और यहाँ पर भी टर्मिनेशन कोडोन से लगाकर पॉली 8L के बीच का भाग होता है वो कौन सा होता है, नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन। अब ये दो जो भाग होते हैं यहाँ पर देखो हमने कि जो एक तो होता है नॉन कोडिंग, और यहाँ पर बीच का जो भाग होता है कोडिंग रीजन, और लास्ट में टर्मिनेशन कोडोन से लगाकर पॉली 8L के बीच का भाग जो होता है वो कौन सा होता है, नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैप रीजन होता है, इस कैप रीजन के पास में क्या उपस्थित होता है, MG+P। ये MG+P क्या है, तो ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये केवल किसके पास होता है, कैपिंग रीजन होता है। इसी कैपिंग रीजन के पास में ये MG+P होता है, जिसको कहते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट भी इसे कह सकते हैं। और जो यहाँ पर एक दूसरा सिरा होता है पॉली 8L, इस पॉली 8L के पास में क्या होता है, तो पॉली एनाइलिक एसिड टेल जिसको कहते हैं, पॉली एडिनाइलिक, क्या है यहाँ लिख देते हैं, पॉली एडिनाइलिक, पॉली एडिनाइलिक, पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल। तो हमने देखा एमआरएनए की संरचना में क्या क्या भाग होते हैं, तो फर्स्ट इनिशिएशन, टर्मिनेशन, कैप रीजन, पॉली 8L, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन्स और मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट और पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल उपस्थित होते हैं। ये तो हो गई इस पॉली एडिनाइलिक एसिड टेल जो होती है, इसमें क्या होता है 200 से 300 से लगाकर एडिनाइलिक एसिड जो होते हैं, उस एडिनाइलिक एसिड के 200 से 300 रेसिड्यू उपस्थित होते हैं। अब ये जो बात हो गई एमआरएनए के स्ट्रक्चर की, फिर देखते हैं हम कि एमआरएनए जो होता है, इस एमआरएनए के पास में क्या है, इस एमआरएनए में कार्य कैसे करता है, तो एमआरएनए जो होता है बिल्कुल
एक टेम्पलेट के जैसे कार्य करता है। टेम्पलेट्स बोले तो हम क्या कह सकते हैं, इसको एक गाइडेंस के जैसे काम करता है या गाइड की तरह कार्य करता है या टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। एमआरएनए कैसे कार्य करेगा, एक टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट क्या है तो हम एक गाइडेंस के जैसे कार्य करता है। तो एमआरएनए पर जितने भी टेम्पलेट होंगे या एमआरएनए टेम्पलेट पर क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसी टेम्पलेट डीएनए पर या टेम्पलेट आरएनए जो होगा उस पर किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण होगा। और हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाता है, एमआरएनए। और एमआरएनए जो होता है वो क्या करेगा, अनुवादन या ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन अनुवादन, और अनुवादन की प्रक्रिया से क्या करेगा, प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है। अब हमने देखा कि एमआरएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। लेकिन उससे पहले डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से पहले एमआरएनए बनाता है। लेकिन यहाँ पर डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसके बीच में पहले एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं एचएनआरएनए या विषमांगी आरएनए कहते हैं। तो उससे पहले किसका निर्माण होगा, एचएनआरएनए का निर्माण होता है। तो ये एचएनआरएनए का निर्माण कब होता है, तो जब परिपक्व एमआरएनए या मैच्योर आरएनए जब बनता है, उस एमआरएनए के स्ट्रक्चर निर्माण से पहले किसका निर्माण हो सकता है, यहाँ पर एचएनआरएनए, जिसको कहते हैं विषमांगी आरएनए। विषमांगी आरएनए, विषमांगी आरएनए का निर्माण होता है। और ये विषमांगी आरएनए ये या एचएनआरएनए जो होता है वो क्या होता है, तो प्रीकर्सर्स ऑफ एमआरएनए। प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए कहे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एमआरएनए बन रहा है उस एमआरएनए का पूर्वगामी जो आरएनए होता है उसे ही एचएनआरएनए या विषमांगी आरएनए कह सकते हैं। प्रीकर्सर आरएनए, प्रीकर्सर ऑफ आरएनए या प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। अब हमने देखा कि ये प्रोकैरियोट्स में जो एचएनआरएनए होता है वो एचएनआरएनए का प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर निर्माण नहीं होता है। ये केवल और केवल किसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसी में इसका निर्माण होता है। अब एचएनआरएनए की बात कर रहे हैं हम, तो एचएनआरएनए जो होगा इस आरएनए के अंदर दो टाइप के भाग होते हैं। और एक भाग तो होता है एक्सॉन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इंट्रॉन। जो एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन क्या है, तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस होती है ये, या इसके अंदर हम कहें तो इसके पास सारी की सारी आनुवंशिक सूचनाएं या निहित होती हैं। इसमें एक्सॉन के पास क्या है, तो एक्सॉन के पास आनुवंशिक सूचना क्या है, निहित है। आनुवंशिक सूचना निहित होती है। और ये क्या है, एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस होती है। मतलब इसमें जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होंगी वो सारी की सारी एक्सप्रेस होंगी अथवा दिखाई देंगे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। एक्सप्रेस सीक्वेंस। और जो इंट्रॉन होते हैं, ये इंट्रॉन क्या है, निष्क्रिय खंड होते हैं। निष्क्रिय खंड ये कोई भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। तो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए की संरचना के अंदर इस टाइप से जुड़े होते हैं। एक ये एचएनआरएनए किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो ये अल्टरनेटिव क्रम में जुड़े होते हैं। अल्टरनेटिव क्रम में बोले तो हम कह सकते हैं कि एक भाग में तो एक्सॉन होगा और दूसरा इस टाइप से एक एंट्रॉन, फिर एक एक्सॉन फिर दूसरा एंट्रॉन होगा, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और हमने देखा कि एक्सॉन जो होता है उसी के पास क्या है, आनुवंशिक सूचना है, और एंट्रॉन के पास क्या है, वो निष्क्रिय खंड है, तो वो कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होता है। तो एक्सॉन्स को वापस अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आगे तक पहुंचानी है, तो एंट्रॉन को तो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन वो दे ही नहीं सकता क्योंकि वह निष्क्रिय खंड है। तो यहाँ पर पहले एक्सॉन से एक्सॉन को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करना है, तो उससे पहले यहाँ पर इंट्रॉन के जो खंड हैं उनको यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। और इंट्रॉन के खंडों को जो हटाने की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं या आरएनए संबंधन कहते हैं। तो इंट्रॉन को हटाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए संबंधन होगी। और आरएनए संबंधन की प्रोसेस होने के बाद ही क्या होंगे, सारे एक्सॉन के जो खंड होंगे वो पास पास आएंगे और
पास पास के इन खंडों के आने के पश्चात वो क्या होंगे कि एक मैच्योर एमआरएनए का निर्माण होगा। अब एक्सॉन पास में आ गए तो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इनके पास में निहित है, तो निहित सूचनाओं को ही क्या कहते हैं, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये जो एमआरएनए का निर्माण होगा वो किस टाइप का होगा, मैच्योर या परिपक्व आरएनए होगा। तो इस टाइप से हमने आज एमआरएनए की पूरी जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू सो मच।